बच्चों शुरू कर रहे हैं। बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर में जब हम ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन की बात करते हैं तो लोकस प्रॉब्लम्स का बड़ा इंपॉर्टेंस हो जाता है ना। लोकस प्रॉब्लम्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब चूंकि अभी आप ज्योमेट्री तो उतनी पढ़े नहीं है तो थोड़ा पहले आप लोकस टर्म्स का मतलब समझ लें। लोकस टर्म क्या होता है पहले इसको समझें, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन समझेंगे कैसे करने हैं। तो सबसे पहले लोकस का मतलब समझिए क्या होता है। देखिए लोकस का मतलब समझें, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है और इस पॉइंट से चलना शुरू करता है, तो इस पॉइंट से चलना शुरू किया तो ऐसे 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 चला, मान लीजिए यहां तक पहुंच गया। तो ये ऑब्जेक्ट है जो एक स्टार्टिंग पॉइंट है उसका, और स्टार्टिंग पॉइंट से वो अपने फाइनल पॉइंट पे पहुंच जाता है। तो ये ए से बी तक चला। तो ये जो पाथ होता है इसी को ज्योमेट्री में लोकस कहा जाता है। या आप ऐसे भी कह लें कोई मूविंग पॉइंट है, से अ मूविंग पॉइंट है। मूविंग पॉइंट है मतलब वो पॉइंट ही मूव कर रहा है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि बहुत सारे पॉइंट्स हैं, दे ऑल लाई ऑन दिस पाथ। तो उन सारे पॉइंट्स का पाथ कह लें या उन सारे पॉइंट का लोकस कह लें, एक ही बात है। ठीक है। तो लोकस इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर अ मूविंग पॉइंट इन ज्योमेट्री एंड इट रिप्रेजेंट्स द पाथ ऑफ दैट मूविंग पॉइंट। जैसे एक एग्जांपल लें, एक मान लीजिए एक फिक्स पॉइंट है, एक फिक्स पॉइंट है, से इसको नाम दे दिए सी, और एक है मूविंग पॉइंट। अच्छा, उस मूविंग पॉइंट में क्या खासियत है कि वो जो मूविंग पॉइंट है इस सी से हमेशा आर डिस्टेंस मेंटेन करता है। सो दिस इज अवर मूविंग पॉइंट। एक फिक्स पॉइंट है सी और एक मूविंग पॉइंट है पी। तो पी का क्या रोल है कि पी हमेशा सी से एक निश्चित दूरी पर ही है। तो हमेशा निश्चित दूरी पर है मतलब क्या है, अब ये मूविंग पॉइंट को मूव भी करना है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि सी से दूरी ना कम हो ना ज़्यादा हो। तो ये मूव करना चालू किया तो इस तरह से एक सर्कुलर पाथ ड्रॉ करेगा कि नहीं करेगा। तो सर्कुलर पाथ पे ये हमेशा चलेगा। तो इस मूविंग पॉइंट पी का जो लोकस हो जाएगा दैट इज दिस सर्कल, और इस सर्कल के लिए सेंटर क्या हो जाएगा सी, और सर्कल की रेडियस क्या हो जाएगी आर। तो ये हो गया इस मूविंग पॉइंट का लोकस विच इज अ सर्कल। अब हम कहें कि साहब एक पॉइंट ऐसा है जो स्टैग्नेंट है, या इसी सी पॉइंट को ले लें, ये फिक्स पॉइंट है। पूछे इस सी का लोकस बताइए क्या होगा। अब सी तो चल ही नहीं रहा है, देयर इज नो पाथ बीइंग ड्रॉन। इफ देयर इज नो पाथ देयर इज नो लोकस। लोकस का मतलब भी क्या है, पाथ along which a particle moves. So if it is not moving, no path is being drawn. तो कोई लोकस नहीं है। तो किसी पॉइंट का लोकस हो उसके लिए जरूरी है कि वो पॉइंट कैसा होना चाहिए, मूविंग पॉइंट होना चाहिए। स्टेशनरी पॉइंट का लोकस नहीं होता है। तो अब जैसे मान लीजिए इस पॉइंट P की बात करें तो P मान लेते हैं कि साहब x, y पॉइंट है। तो इसके लोकस की बात पूछी जाए तो एक तो लोकस हम फिजिकली बता सकते हैं कि सर ये सर्कल है। लेकिन अगर मान लीजिए ये सर्कल है और इस सर्कल का सेंटर है से x1 y1, ये सर्कल का सेंटर है और ये रेडियस है। तो जो इक्वेशन है ऑफ सर्कल, तो सर्कल की इक्वेशन लिखी जाती है x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये इसका एक ज्योमेट्रिकल इक्वेशन हो गया। तो हम कहेंगे सर इसका पॉइंट P का ये लोकस है। इसको क्या नाम दिया जाएगा, इसको नाम दिया जाएगा दिस इज लोकस ऑफ पॉइंट P। ये क्या है हमारे लिए, पॉइंट P का लोकस है ना। तो ये भी एक लोकस है, ये मूविंग पॉइंट। ये तो थोड़ा आर्बिट्रेरी है तो उसकी इक्वेशन हम कुछ लिख नहीं सकते। तो
तो अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो लोकस प्रॉब्लम्स आर वेरी वेरी मीन्स इम्पॉर्टेंट और बहुत सारे हो सकते हैं। तो पहले तो लोकस को ही समझ लें, लोकस का मतलब क्या है। तो जब लोकस लिखने की बात आएगी तो सबसे पहली बात यह है कि इट इज डिफाइंड ओनली फॉर अ मूविंग पॉइंट। लिखते जाओ, बैठे का है। इट इज डिफाइंड ओनली फॉर अ मूविंग पॉइंट, यानी जो लोकस होता है वो केवल और केवल किसके लिए एप्लीकेबल है? एक मूविंग पॉइंट के लिए एप्लीकेबल है, नंबर 1। नंबर 2, किसी पॉइंट का लोकस वो पाथ होता है जिस पर वो मूव करता है। इट इज द पाथ ऑफ मूविंग पॉइंट। अगर हम लोकस की बात करें तो लोकस क्या है? किसी मूविंग पॉइंट का पाथ है। तो जब भी लोकस पूछा जाएगा तो आपको क्या बताना है? पाथ की इक्वेशन बतानी है। इसकी इक्वेशन बताएंगे तो दैट इज द आंसर फॉर लोकस। तो ये बेसिक फंडामेंटल है लोकस का, ठीक है। तो अगर जैसे ये जो एग्जाम्पल मैंने लिखा है, तो इस एग्जाम्पल में अगर हम ऐसे पूछें कि साहब एक जैसे क्वेश्चन की तरह लिखें, क्वेश्चन इस तरह से है। क्वेश्चन है कि फाइंड लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट सच दैट its distance from fixed point C x1 y1 is r। पूछा गया है कि एक ऐसे मूविंग पॉइंट का लोकस बताइए जिसकी एक फिक्स पॉइंट C से डिस्टेंस क्या हो? r। तो इसका लोकस क्या हो जाएगा? तो इसका लोकस हो जाएगा x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, है ना। तो दिस इज अ वेरी सिंपल कैटेगरी क्वेश्चन, तो आपने देख के बता दिया। तो इसका लोकस क्या हो गया? एक सर्कल है ये, और ये जो सर्कल है, इस सर्कल के लिए सेंटर क्या है? इसका सेंटर है x1 y1, और ये जो सर्कल है इसकी रेडियस क्या है? इसकी रेडियस है r। तो दिस इज हाउ वी कैन गेट द लोकस। अब अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग लोकस आते हैं। लोकस पर देखिए, अभी चूंकि हम लोग ज्योमेट्री तो पढ़ नहीं रहे, हम लोग तो पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, बट फिर भी ठीक ठाक क्वेश्चन करेंगे लोकस के। फिर जब ज्योमेट्री करेंगे तो और थोड़ा एक्सटेंसिवली कर लेंगे। वैसे बेहतर ये होता कि तुम्हें ज्योमेट्री आती फिर कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते, लेकिन चूंकि आपकी एनसीईआरटी में ये पहले दिया हुआ है तो उसको पहले ही पढ़ना है, ज्योमेट्री बाद में करना है। सो दिस पार्ट इज डन। बच्चों, अब जैसे लोकस की पढ़ाई करने के लिए थोड़ा बेसिक ज्योमेट्री में जो सर्कल की इक्वेशन, पैराबोला की इक्वेशन, इलिप्स की इक्वेशन, हाइपरबोला, ये सब आना चाहिए आपको। तो मैं बेसिक वो टूल्स जो लोकस में आपको काम आने वाले हैं, तो वो सब ज्योमेट्रीज एक बार फटाफट बता देता हूँ, ठीक है। तो जो बेसिक ज्योमेट्रीज हैं, या बेसिक ज्योमेट्री में 2-3-4 चीज़ें हैं, उनको समझ लेते हैं। देखो क्या समझना है। जैसे सबसे पहली चीज़ है, एक टर्म होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। चूंकि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से आप परिचित हैं तो उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ। तो एक लाइन सेगमेंट हमने ले लिया से AB, ठीक है। अब एक दूसरा लाइन सेगमेंट ऐसा है जो AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीन्स AB को बराबर बराबर 2 हिस्सों में बांटता है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट AB। ये क्या हो गया? AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। तो अगर ये AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है
तो इसका मतलब ये है कि इसके हर पॉइंट से बच्चों, इस पर आप कोई भी पॉइंट कंसीडर करो, से यहाँ अगर एक पॉइंट P ले लें तो P की डिस्टेंस A से मेज़र करी जाए और P की डिस्टेंस B से मेज़र करी जाए, दोनों डिस्टेंसेस हमेशा कैसी आएंगी? सेम। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ही मतलब होता है कि इस पर पड़ने वाला हर पॉइंट A और B से समान दूरी पर है। ठीक है, तो ध्यान रखें कि ईच पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर is at same distance from A and B। ठीक है, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कोई भी पॉइंट जो है वो A और B से बराबर बराबर दूरी पर रहता है, तो दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये बेसिक ज्योमेट्री में पहला पार्ट हो गया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बाद दूसरा है सर्कल। तो सर्कल की इक्वेशन अभी मैंने आपको बता ही दी, सर्कल क्या होता है। तो सर्कल को एक बार फिर देख लो। अगर एक सर्कल ऐसा है जिसका सेंटर है CX1Y1 और रेडियस है R, तो इस सर्कल की इक्वेशन कैसे लिखनी है? तो सर्कल की इक्वेशन लिखनी है x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। तो कभी भी अगर ऐसी इक्वेशन आ जाए मीन्स इट इज अ सर्कल। अच्छा, अगर इसी होल स्क्वायर को हम ब्रेक कर दें, ओपन कर दें, तो इसकी इक्वेशन का एक और फॉर्मेट है। ये पहला फॉर्म हो गया। एक और फॉर्म दूसरा क्या है? दूसरा फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये दूसरा फॉर्म है सर्कल की इक्वेशन का। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज द सेकेंड फॉर्म। ठीक है, अब ये जो सर्कल की इक्वेशन और ऊपर एक ही चीज है बच्चों। अब अगर इसका सेंटर पूछें, अगर इस तरह से इक्वेशन लिखी, अच्छा इस इक्वेशन में आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, है ना। तो इसमें जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का और जो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा इट इज़ ऑलवेज 1। तो 1 होना ही चाहिए, क्योंकि ऊपर जब आप होल स्क्वायर ब्रेक करोगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ तो कुछ आना नहीं है, तो हमेशा कोफिशिएंट इसका 1 होता है। तो जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वही वाई स्क्वायर का होगा और उसकी वैल्यू होगी 1। तो इस सर्किल की इक्वेशन में ध्यान ये रखना है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और जो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो स्ट्रिक्टली 1 होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, इस सर्किल की इक्वेशन से अगर सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पूछे जाए तो वो होता है -g, -f। और इस इक्वेशन से अगर रेडियस r पूछी जाए तो वो होती है √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। ठीक है, तो ये जो सर्कल की इक्वेशन है, इन दिस इक्वेशन दिस इज द सेंटर एंड दिस इज द रेडियस। ठीक, एंड अबव गिवन आर द इक्वेशंस। तो ये डायरेक्ट ही आपका x1 y1 और r के टर्म्स में है और ये उसी को एक्सपेंड करके लिखेंगे। तो अगर इस तरह से आ जाए तो आप यूं सेंटर और रेडियस बता सकते हैं। सो दिस पार्ट इज फॉर सर्कल।